जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी सीरीज चल रही है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की। तो इसमें आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास पर वीडियो लेक्चर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लगभग 1 घंटे से ऊपर का वीडियो लेक्चर है। उसमें मैंने संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास कवर किया है और मेरी मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत और प्राचीन भारत के टॉप 30 एमसीक्यू पर वीडियो आ रही है डेली। उसमें मुश्किल से वो वीडियो 10 मिनट की होती है। तो कृपया आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उससे जब आप इसे पढ़ेंगे उसके बाद आपको उन क्वेश्चनों को लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस 2013-12 की हैं। जो भी पीछे यूपी बीएड एंट्रेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब के ऊपर बनी हुई वीडियो है। और मुश्किल से 10 मिनट तो आप कहीं भी उठते बैठते निकाल सकते हो, सिर्फ आपको देखना है। उसमें सब मध्यकालीन भारत में देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण में देखते हैं भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया है। इसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था, यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था 712 में इसने आक्रमण किया भारत पर। और कौन कौन से क्षेत्र जीत लिए इसने? सिंध और मुल्तान, ये 2 क्षेत्रों को जीत लिया। और मोहम्मद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। 1025 का है जो कि है सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटा था इसने। वो कौन था सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला? महमूद गजनवी। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है कि सोमनाथ के शिव मंदिर को किसने लूटा था? तो वो लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है, यानी कि जो मोहम्मद गोरी है उसे भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। 1175 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया, यानी कि मोहम्मद गोरी ने तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है भारत में। और इसे मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? तो वो थे सोलंकी वंश के, चालुक्य सोलंकी वंश के भीम द्वितीय, और जो आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ये बात याद रखना। 1191 में पृथ्वीराज चौहान का किससे युद्ध हुआ था? मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी को तब तो हराया था प्रथम युद्ध में। कौन सा युद्ध था? ये तराइन का युद्ध। और तराइन का युद्ध द्वितीय कब हुआ था? 1192 में। तब किसकी हार हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में कब हुआ था? 1192 में। और उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर के युद्ध में कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया, यानी कि 1194 में गहड़वाल के जो जयचंद राजा थे उसे मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया। वो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या गजनी लौटने के क्रम में हो गई, यानी कि जब 1206 में मोहम्मद गोरी लौटकर गजनी जा रहा था तब उसकी रास्ते में किसी ने हत्या कर दी। करते हैं दिल्ली सल्तनत की। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श, यानी लाखों का दान करने वाला कहा गया है। ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है कि जो कुतुब मीनार बख्तियार काकी है उसके जो रुका हुआ काम था तो वो किसने पूरा करवाया था? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसने कुतुब मीनार का निर्माण को प्रारंभ करवाया था। और संपूर्ण किसने कराया था? तो वो कराया था इल्तुतमिश ने। और 1210 में चौगान पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई। चौगान क्या होता है? घोड़े पर बैठकर हॉकी के सहारे किसी गेंद या किक की जाती है, तब उसे चौगान बोलते हैं। इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। 1210 से 1236 ईस्वी ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा गया है। यानी 40 दासों का जो दल था वो क्या था? तुर्कान चहलगानी। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे इक्ता कहा गया। इसका प्रशासक इक्तादार होता था, यानी कि जैसे इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था ये उसने छोटे छोटे राज्य क्षेत्रों में बांट दिया। और इन क्षेत्रों को क्या कहा गया? इक्ता कहा गया। इक्ता, ये जो क्षेत्र थे ये इन्हें इक्ता कहा गया। और इक्ता का प्रशासक कौन होता था? इक्तादार होता था, यानी कि इक्ता का जो प्रशासक होता था वो इक्तादार होता था। तो क्वेश्चन आता है कि इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने।
और आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। ये क्वेश्चन आ चुका है एनटीपीसी में। एनटीपीसी 30 जनवरी का क्वेश्चन है ये 2021 का। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। क्वेश्चन ये भी आता है कि इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी लाहौर थी उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था या नहीं, तो कर दिया था। हाँ आंसर होता है इसका यस। देखते हैं कोई आगे। रजिया सुल्तान 1236-1240 में भारत की प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन ये आ चुका है कि रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, तो आंसर है हाँ। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर दिया, यानी कि जो घूंघट ओढ़ते हैं निकालती हैं औरतें, उसको त्याग दिया था। और कुबा किसे बोलते हैं, कोट को, और कुला टोपी को, यानी सिर पर टोपी ओढ़ती थी और कोट पहनती थी। कोट को क्या कहते थे, कुबा, और टोपी को कुला कहते थे, धारण की। उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया। जो भटिंडा का प्रशासक था अल्तुनिया, उससे शासक किया। तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि रजिया की जो विवाह हुआ था उस शासक का क्या नाम था, तो वो था अल्तुनिया। बलबन के बारे में देखते हैं। 1265 से 87 में दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजतत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया। राजतत्व यानी कि राजा ही सर्वोच्च होता है, राजत्व। तो ये विचार किसे प्रस्तुत किया था पुनर्स्थापना का, तो वो किया था बलबन ने। आगे देखते हैं, बलबन ने फारसी यानी ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा व पैबोस की प्रथा चलाई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिजदा व पैबोस की प्रथा किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी बलबन ने। ये क्वेश्चन आ चुका है, सिजदा और पैबोस किसने प्रथा चलाई थी, तो वो चलाई थी बलबन ने। देखते हैं सिजदा क्या होता है और पैबोस क्या होता है। सिजदा होता है सर झुकाकर जो राजा है उसके सामने सर झुकाना, और पैबोस का मतलब होता है अपने राजा या जो उसका शासक है उसके पैरों को चूमना, ये पाबोस होता है। यानी याद रखना, सिजदा सर झुकाना कहते हैं ना, सजदा तेरा यानी कि सर को झुकाना, और पाबोस का मतलब होता है पाबोस यानी पा से पैर, बोस से मतलब अपने बोस के पैर छूना। पाबोस का मतलब होता है अपने शासक या सरदार के पैर चूमना। ये प्रथा किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। उसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की। आगे पॉइंट देखते हैं, बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लोहा एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। लोहा एवं रक्त का मतलब क्या है, ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, खून के बदले खून है, कहने मतलब ये है। आगे बात करें खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 ईस्वी में था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलो खरी में बनाई गई। जलालुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजतत्व का आधार प्रजा का समर्थन माना। यानी कि जो राजत्व का जो वर्चस्व होना चाहिए वो प्रजा के आधार पर होना चाहिए, प्रजा का समर्थन होना चाहिए उस राजा को। अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी ये बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। ये जब भी किसी जगह को लूटता था तो ये वहाँ की जनता को काट पीट कर और उन्हें जला देता था उनके स्थानों को। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसासप था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। यानी कि सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि किसने धारण की, तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। उसके सेनानायक मलिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। जो ये था अलाउद्दीन खिलजी, इसकी जो बाजार नियंत्रण नीति थी, अगर किसी ने सामान को कम तोला तो उसके बदले उसे कठोर दंड दिया जाता, यानी कि उसके बदले उसका मांस भी वो ले सकता था। यानी कि आप किसी भी तरह का छल या कपट नहीं कर सकते थे बाजार में। अलाउद्दीन ने इनाम मिल्क या बफ की भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। यानी कि जो इनाम में या जो विजित क्षेत्र होते थे उसकी भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो खालसा भूमि क्या होती है, खालसा भूमि वो होती है जिस पर पूर्णतः नियंत्रण राजा का होता है। उसमें जो भी चीजें उगाई जाती हैं या जो भी खेती होती है उस पर टोटल नियंत्रण राजा का होता है। इस पर कोई भी सैनिक या किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं होता है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। यानी कि वो प्रथम सुल्तान था जिन्हें भूमि की माप, यानी कि आपकी भूमि इतनी, एक खंड आपकी भूमि का एक खंड 1 बीघा का है। यानी कि हम यूपी के रहने वाले तो हमारे यूपी में बीघा को जरूर जानते होंगे। 1 बीघा पर 10 रुपये का ब्याज लग रहा है, यानी कर लग रहा है।
आपके पास इस तरह से 1 2 3 4 5 खंड हैं, तो इस तरह से आपकी इस भूमि पर 50 रुपये का कर लगेगा। ये उसने निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने सैनिकों की सीधी भर्ती, नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। उसने सैनिकों के लिए चेहरा और उनके घोड़ों के लिए दाग प्रथा की शुरुआत की। यानी कि उसने अपने सैनिकों को चेहरा दिया और उनके घोड़ों को दाग दिया। वो इसलिए किया जाता था, मान लीजिए बहुत बहुत से सैनिक बहुत हरामी होते हैं, उन्हें क्या काम किया कि किसी और को अपनी जगह स्थान पर भेज दिया, और उनके जो घोड़े होते थे, ये घोड़े मंगोल शहर की साइड से आते थे, मंगोल देश से आते थे। तो ये जो घोड़े होते थे इसके, अलाउद्दीन खिलजी के, तो ये उम्दा क्वालिटी के होते थे। तो सैनिक क्या करते थे, सैनिक ये करते थे कि उन घोड़ों को बेचकर कुछ खच्चर टाइप के घोड़े ले लेते थे, जो कि इतना युद्ध में अपना कौशल नहीं दिखा पाते थे। तो उसने क्या काम करा अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने ये काम किया कि जितने भी सैनिक होंगे उनके लिए एक प्रॉपर चेहरे पर मास्क होगा, और उनके घोड़े को दाग दिया जाता है। यानी कि उनके घोड़े को दागा कि आपकी जो घोड़े का नंबर है वो 32 है, वो 33 है, इस तरह से दाग दिया जाता। जो भी उसका उस टाइम पर दागना सिस्टम होगा, एक मोहर लगा दी जाती थी कि ये अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक का घोड़ा है और ये इस सैनिक का घोड़ा है। इस तरह से ये दाग प्रथा की शुरुआत की थी। तुगलक वंश की बात 1320 से 1413 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। यानी कि जो तुगलक वंश है उसका संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों और कुओं का निर्माण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि नहरों और कुओं का निर्माण किसने किया, तो वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और डाक व्यवस्था यानी कि पोस्टल सिस्टम की जो व्यवस्था की थी वो किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी का मूल नाम जिसका जोना खान था। जोना खान किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या रक्त पिपासु कहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। हाँ, जरूर कहा जाता था। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 प्रयोग किए गए। ये राजधानी परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र का होता है, दोआब क्षेत्र ये होता है जो ये गंगा और यमुना वाला क्षेत्र होता है, इसे दोआब क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने काम करा था, कर में वृद्धि कर दी थी, टैक्स बढ़ा दिया गया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था, कारिचल एवं खुरासन विजय की योजना बनाई। तुगलक है, इसने टोकन करेंसी का भी प्रयोग किया था, लेकिन ये असफल रही है। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, सांकेतिक मुद्रा वो होती है जिसकी जो आंतरिक मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य का मतलब ये होता है उसकी जो बनाई पर खर्च आया है, उसको जो बनाने पर खर्च आया है वो तो कम है, लेकिन उस पर जो अंकित मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारे देश का 10 रुपीज़ का सिक्का है, उस पर 10 रुपीज़ लिखे होते हैं, 10 रुपीज़। अगर इस सिक्के को बनाने की कीमत भी 10 रुपये है तो उस टाइम पर तो उसका अंकित मूल्य बराबर होगी। लेकिन ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या काम किया, जो 10 रुपये वाला सिक्का है इसकी जो कीमत थी वो 2 रुपये थी। इस तरह से इसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। अब समझ में आया। अगर लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि उसकी कीमत से ज़्यादा उस पर लिखित होना, यानी किसी भी मुद्रा के ऊपर लिखा उसकी जो मतलब उसकी बनाने में जो खर्च आया उससे ज़्यादा है तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, जो कि एक असफल नीति रही। क्योंकि फिर क्या हुआ, लोगों ने इस मुद्रा को अपने पास से बनाना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उसने तांबे की चीज़ थी और तांबे का सिक्का चालू किया और उसकी जो तांबे के सिक्के की जो कीमत रखी वो चांदी के सिक्के के बराबर रखी गई, तो लोगों ने क्या क्या काम किया, ये जो चांदी के सिक्के थे अपने पास रखे और तांबे के सिक्कों का प्रचलन शुरू कर दिया। तो इससे उसके राज्य में मतलब जिसे बोलते हैं फेक करेंसी का ज़्यादा, फेक मुद्रा का ज़्यादा यूज होने लगा। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की, पर बाद में पुनः दिल्ली ही राजधानी बनी। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए उसने तांबे और इससे मिश्रित कांसे के सिक्के चलाए थे, पर यह योजना कतिपय कारणों से असफल रही। मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चालू की और उसकी जो कीमत रखी वो चांदी और सोने से तुलना की गई। रहेला पुस्तक का रचयिता मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन ये आता है, जो इब्न बतूता है वो किस शासनकाल में भारत आया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और उसकी किताब का नाम क्या है, तो रहेला है इसकी किताब का नाम इब्न बतूता की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की।
क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस कृषि विकास के लिए किस नवीन कृषि विभाग का स्थापना की थी? तो वो दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही क्या है? एक नवीन कृषि विभाग था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88, इससे पहला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बाद कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक है अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज शाह ने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया, यानी जो फिरोज शाह तुगलक था इसने कई नहरों का निर्माण करवाया। वह पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर सर्व वसूला है, यानी कि जो ये फिरोज शाह तुगलक था इसने पहली बार ऐसा राजा था जिसने सिंचाई का कर वसूला था। वो किससे? प्रजा से, यानी जनता से। फिरोज शाह ने एक दान विभाग दीवान ए खैरान की स्थापना की। उसने एक दास विभाग दीवान ए बंदगान की भी स्थापना की। यहाँ से दो क्वेश्चन निकलते हैं। दीवान ए खैरान किसके लिए था? दान विभाग के लिए। और दीवान ए बंदगान किसके लिए था? दास विभाग के लिए। दास, यहाँ पर दान है, यहाँ पर दास है। और दीवान ए खैरान और दीवान ए बंदगान। बंद मिस बंद करना, किसी दास को बंद किया जाता है। और खैरान का मतलब खैरात में कोई चीज लेना, यानी दान लेना। आप यहाँ से याद कर सकते हो, बस आपको किसी भी तिगड़मबाजी से याद रखना है। वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुस्लिमों से वसूला जाता है, यानी कि जजिया कर मुसलमानों के अलावा प्रत्येक जाति से वसूला जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोजशाही की रचना की। फुतूहात ए फिरोजशाही किसकी रचना है? फिरोज शाह तुगलक की। और किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था, यानी कि मोहम्मद शाह जो था ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में तैमूर लंका दिल्ली पर आक्रमण हुआ। अब बात करते हैं सैयद वंश की। 1414 से 1451 सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी तथा उसे रैयत ए आला के नाम से की उपाधि धारण की है। रैयत ए आला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है खिज्र खां को। और खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। जो तैमूर लंग था खिज्र खां उसका सेनापति था। उसके उत्तराधिकारी मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी। जो उसका उत्तराधिकारी था, यानी इसका खिज्र खां का उत्तराधिकारी था, यानी कि जो उसके बाद राजा बनने वाला था मुबारक शाह, उसने शाह की उपाधि धारण की थी। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक या बिन अहमद सरहिंदे को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, यानी कि जो सरहिंदी था उसे मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसे बहलोल लोदी ने अपदस्थ कर सैयद वंश का अंत कर दिया। यानी कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था, जिससे बहलोल लोदी ने अपदस्थ कर सैयद वंश का अंत कर दिया था। सैयद वंश का अंत किसने किया था? बहलोल लोदी ने। अब बात करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी 1451 और 88 तक रहा है। उसने भारत में पहली बार अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि अफगान राज्य की पहली बार की स्थापना किसने की थी? तो वो था बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत की। आप इसके नाम से याद कर सकते हैं। सिकंदरी गज किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगे देखते हैं। उसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखी। जो गुलरुखी उपनाम से किसने कविताएं लिखी थी? तो वो लिखी थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी जो 1570 से 26 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया गया। यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। तो आज इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा क्योंकि वीडियो लगभग 25 मिनट की हो जाएगी। तो वाली हमारी भक्ति एवं सूफी आंदोलन पर होगी। फिर दक्षिण के राज्य विजयनगर साम्राज्य से संगम वंश, सुलभ वंश, तुलभ वंश, अरवेडु वंश इन पर होने वाली है। बहमनी वंश पर होगी। मुगल साम्राज्य का पूरा पढ़ेंगे। शेरशाह, सूरी, हुमायूं के काल को पढ़ेंगे। उत्तर मुगल शासक की शाहजहां, औरंगजेब, मराठा उत्कर्ष, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो 25 या 20 मिनट की होने वाली है। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो
आप लोगों को देखने में मजा नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।